ठीक है भाई, आज हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आज इनकी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप जियोमेट्री पढ़ो तो इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जाम में बार बार ये चीजें आती रहती है, क्वेश्चन तभी कर पाते हैं। पहला पॉइंट, बोला क्या है? पॉइंट। पहला क्लियर करेंगे हम पॉइंट के बारे में, ठीक है। पॉइंट क्या है? तो देखो, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु। दोनों लेके चल रहा हूं आपको मैं, ठीक है भाई। क्या होता है? एक सर्किल है, एक वृत्त है, मान लो। क्या है? एक वृत्त। ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये भी वृत्त है या नहीं है? अब इस वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है बताइए? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को बोले क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बोले इसकी भी त्रिज्या है कि नहीं है बताइए? है या नहीं है? इसकी भी त्रिज्या है कि नहीं है? इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या दिख रही है क्या? है? तो जब किसी वृत्त की त्रिज्या शून्य हो जाती है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या शून्य हो जाती है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। समझ आइए आपको क्या कह रहा है? पॉइंट किसी से पूछे आपसे, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है? तो जब किसी वृत्त की त्रिज्या शून्य हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। अर्थात क्या बोलते हैं? बिंदु। क्लियर है? तो बिंदु किसे कहते हैं? जब किसी वृत्त की त्रिज्या शून्य हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु। क्लियर सभी को? क्या बोलते हैं? बिंदु। दूसरी बात हम बात करते हैं लाइंस। लाइंस का मतलब रेखा। बोलो क्या है? रेखा। अब लाइंस क्या होती है? ध्यान रखना मेरे भाई, लाइंस जो बनती है ना, उन लाइंस का जो पिता है वो है बिंदु। क्या है? बिंदु। बिंदु से बनेगी लाइन जो होगी। अब जैसे ये बिंदु है, ये वाला, ये बिंदु में पास पास लिखते जाऊं, बोलो पास पास, जैसे पास पास लगा दो, बोलो एक लाइन से लग रही नहीं लग रही बताइए आपको? पास पास रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पास पास रखेंगे, थोड़ा दूर दूर से लगाए, बिल्कुल पास पास रखो तो बोले एक लाइन बनेगी नहीं बनेगी बताइए? तो लाइन किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से मिलकर क्या बनी होती है? लाइन। अब ये लाइन खातक है, अनंतक है, खातक है, तो इसका कोई और बेड नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं है। तो रेखा किसे कहते हैं? समझ आ गया? जब बिंदुओं को पास पास रखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा। बिंदुओं को पास पास रखने से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा मतलब लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर सभी को? बिंदु समझ आ गया? क्लियर। लाइन समझ आ गया? क्लियर। अब लाइन भी दो तरह की होती है। बोलो कितने तरह की होती है? दो तरह की। अब दो तरह की कैसे होती है सर? एक तो बिंदु ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे, बोला आया ना? और एक बिंदु ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बोला आया ना? तो ये तो सीधी रेखा है। क्या है? सीधी रेखा। और ये घुमावदार है कि नहीं हो रही है? तो देखो, रेखा जो होती है वो दो प्रकार से ले सकते हैं। बोलो, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, और एक कर्व लाइन यानी घुमावदार रेखा। समझ गया आपको? तो रेखा कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। तो कैसी? सीधी रेखा और घुमावदार। ये कौन सी रेखा है? और ये कौन सी है? ये बात समझ आएगी आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे पांचवा पॉइंट, लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। बोलो क्या है? रेखा। रेखा खंड क्या होता है? जैसे मान लो एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु ये लिया, इसकी दूरी निश्चित कर दो। दूरी निश्चित कर दी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। बोलो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। जैसे ये ले लिया अपन ने, ये ले लिया मान लो 15 सेंटीमीटर। और कितना सेंटीमीटर? 15। तो इस रेखा खंड की लंबाई निश्चित है कि नहीं बताइए? जब रेखा खंड की लंबाई निश्चित कर दी जाती है तो उसे रेखा खंड बोलते हैं। रेखा की लंबाई निश्चित कर दी जाए, रेखा की लंबाई क्या कर दी जाए? निश्चित, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? रेखा खंड। रेखा बोला कितना सेंटीमीटर है? तो ये अब रेखा खंड को सामान्यतः पर रेखा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। ऐसे बोलना तो चाहिए रेखा खंड, इसको क्या बोलना चाहिए? रेखा। लेकिन अपन जनरली भाषा में रेखा ही तो बोलते हैं इसको। ये रेखा इतनी है, रेखा इतनी है, समझेगा? तो साधारणतः तो रेखा ही बोलते हैं इसको। क्लियर सभी को? ये 5 पॉइंट है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है वो समझिए आप। एक ही चीज पता होनी चाहिए जब पढ़ रहे हैं अपन ढंग से। तो बोलो सबसे पहले क्या है? पहला क्या है बताओ? बिंदु। जब किसी वृत्त की त्रिज्या को शून्य कर दिया जाता है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या को शून्य कर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु से मिलकर क्या बनती है? रेखा। जब बिंदु को पास पास रखा जाता है तो उसे क्या बनती है? रेखा। रेखा कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार, एक तो सीधी रेखा और एक घुमावदार। क्लियर है आपको?
फिर रेखा खंड की बात करते हैं, जब रेखा की लंबाई को क्या कर दिया जाता है, निश्चित, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर निश्चित कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रेखा। क्लियर सभी को? इन 5 पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? और इसने कहा रेखाओं के प्रकार, बोलो किसका प्रकार? रेखाओं के प्रकार। अब रेखाओं के प्रकार, पहले तो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, बोलो क्या होती है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद रेखा, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। क्लियर है आपको? अब बोलो एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही, नहीं काट रही, बताइए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बताओ? प्रतिच्छेद। जैसे एक रेखा या काट दिए, क्या 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 काट दिए, काट रही, नहीं काट रही, बताइए, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटती है, जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलते हैं? क्लियर है सभी को? दूसरी बात है संगामी रेखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। संगामी मतलब जब संगम होता है, जब क्या होता है? संगम। जब त्रिवेणी संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती नदी वापस मिलते नहीं मिलते? संगम उसे कहते हैं जहां एक बिंदु पाके मिल जाए। जैसे तुम अलग अलग रूम पे रहते हो, रहते नहीं रहते, लेकिन कोचिंग आते हो तो बोले एक जगह मिलते नहीं मिलते? ये हमारा संगम पॉइंट है कोचिंग। क्या है? संगम पॉइंट, जहाँ पे एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो संगामी रेखाएं होती है जब एक रेखा ये हो गई, 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 बोले इस बिंदु में मिल रही नहीं मिल रही, बताइए, है ना? जब दो या दो से अधिक रेखा ऐसे काटे जिनको काटने पर एक ही बिंदु पर मिलती हो, किस पर मिलती हो? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। एक ही बिंदु पर क्या करते हो? जितना अलग अलग कर रही है ना? तो दो या दो से अधिक रेखाएं जब काटती है तो एक ही बिंदु पर काटती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो समकोण क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। तो इनका संगम पॉइंट ये है कि नहीं, बताइए? ठीक है, इसमें बता सकते हो संगम पॉइंट कौन सा है? पता ही नहीं चलेगा। पुलिस में पता है कि नहीं, बताइए? ये कौन सी रेखा बताओ? संगामी। पहली कौन सी है? जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। दूसरी संगामी रेखा है, जो एक दो या दो से अधिक रेखा है एक ही बिंदु पर काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। क्लियर है आपको? तीसरा समांतर रेखा है, बोलो क्या है? समांतर। कल ही बताया था आपको, समांतर रेखा ऐसे होती है, दो रेखा होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी, बोलो ट्रेन की पटरी जाती नहीं जाती, बताइए? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है, बोलो क्या होती है? सेम, यानी बदलती नहीं है, बराबर होती है। जैसे ये 5 7 होगी तो ये भी कितनी होगी? 7, ये भी 7 और ये भी 7। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? सेम, समान होती है, तो उसे हम बोलो क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर क्लियर सबको? चौथा है लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा को मतलब है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। एक दूसरे को किसमें काटे? ये रेखा यहाँ जा रही है और ये रेखा यहाँ जा रही है, बोलो ये 90 डिग्री है कि नहीं, बताइए? कितना डिग्री का है? जब दो रेखा एक दूसरे को काटे, लेकिन कोण कितना डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो हम कोण क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। क्लियर है सभी को? और एक होती है तिर्यक रेखा, बोलो क्या होती है? तिर्यक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, काट दिया। क्लियर है आपको? अब इसको प्रतिच्छेद रेखा भी बोल सकते हैं अपने। और तिर्यक रेखा देखो, एक और बताओ, रुको एक मिनट, ये छोड़ो। तिर्यक रेखा क्या होती है? जैसे दो समांतर रेखा है, बोलो कितनी समांतर रेखा है? दो समांतर रेखा है, और दो समांतर रेखाओं को अगर ये काट देती है, यानी दो भाइयों में अपवाद कर देती है तीसरी लाइन, बोले है कि नहीं, बताइए? तो इनको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा है। बोले क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्लियर है सभी को? चलो पहला कौन सा है? बिंदु किसे कहते हैं? एक बार मिटा देता हूं, फिर बोलना आपको आराम से। और एक एक चीज पता होनी चाहिए, इनकी परिभाषा आप लिख लेना, ठीक है? कॉपी में उतार लेना, जैसे बोलते जा रहा हूं ऐसे, ठीक है भाई? देखूंगा कल मैं। देखो यहाँ सबसे पहले बोलो पहला पॉइंट कौन सा है? जब किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है? तो बिंदु को पास पास रखा जाता है तो बन जाती क्या? रेखा। रेखा दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है? सीधी, और एक क्या होती है? घुमा। तो सीधा बिल्कुल रखेंगे तो सीधी रेखा बनेगी, और घुमा टेढ़ा चलेंगे तो कौन सी बनेगी? घुमा। रेखा खंड किसे कहते हैं? जब रेखा की लंबाई क्या कर दिया जाता है? निश्चित, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा।
रेखाओं के क्या है? प्रकार। पहली रेखा कौन सी है? जब दो रेखा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर काटती है, एक ही बिंदु पर, उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को कितने डिग्री काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। जब दो समांतर लाइन को एक रेखा काटते हैं, हम क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा। क्लियर सभी को? दो भाइयों में बात कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कोण के बारे में। चलो यही से बताता हूँ। कोण, बोलो कोण क्या है? बताओ कोण। पहले देखो इसके बारे में पढ़ लो, रेज किरण क्या है, कि कोण बनता है रेज से। देखो ये पॉइंट है, पहले रेज पढ़ लीजिए। ये पॉइंट है या फिक्स हो गया, और यहां से चलते जाओ। जब किसी रेखा का एक पॉइंट निश्चित हो जाता है, क्या करो? इसका तो कोई पॉइंट निश्चित नहीं है, इसको अगर बढ़ा लो, इसको अगर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको निश्चित कर दिया मैंने, इसको नहीं बढ़ा सकते। जब किसी रेखा को एक और बढ़ाया जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं रेज। बोल क्या बोलते हैं? रेज, यानी किरण है। बोले क्या है? किरण। अब जैसे ये रेज होगी और ये रेज होगी, बोल दो रेज है कि नहीं? बताइए। दो रेज, दो किरणों के बीच में बढ़ता है क्या? बताओ कोण। क्या बढ़ता है? तो कोण कब बढ़ता है? समझ आ गया? दो किरणों के बीच बनने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण। चलिए सभी को, कोण को बनने के लिए रेखा की जरूरत नहीं होती, रेखा की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत होती है? रेज। रेज को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। समझ आ गया आपको? किरण का हमेशा जानना एक पॉइंट फिक्स होता है। एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स। और दूसरे को बढ़ाया जाए चाहे कितना भी, आप समझ में आते हैं? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब इधर चक कितने भी चले जाए, इधर नहीं जा सकता मैं, तो ये दोगे रेज। और रेखा में इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। समझ आ गया आपको? अंतर समझिए। ये क्लियर हो गया? इसके बाद है, बोलो कौन सा कोण? न्यून कोण। देखो मैंने आपको बताया था पहले भी आपको, न्यून कोण किसे कहते हैं? जब किसी त्रिभुज हो या कोई भी, जब कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? कम। 90 डिग्री से कम होने, जितने भी कोण है वो 90 डिग्री से कम होंगे, वो सब सारे सारे कोण से होंगे न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। न्यून का मतलब पता लगे, न्यून का मतलब कम। न्यून का मतलब कम। किससे? जब 90 डिग्री से कम होता है तो हम बोल क्या बोलते हैं? न्यून। यानी कहने वाला 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमेशा। 90 डिग्री माइनस क्या होता है? थीटा। तो 90 डिग्री से क्या होगा? कम। अब थीटा का 1.1 भी रखोगे ना तो 90 से कम चल जाएगा। समझ आ गया आपको? दूसरा बोलो कौन सा है? समकोण, राइट एंगल। तो समकोण क्या होता है? जब किसी कोण जो फिक्स है, बोलो कितने डिग्री का? 90 डिग्री। न 90 डिग्री से ज्यादा, न 90 डिग्री से कम। फिक्स कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो सम क्या बोलते हैं? समकोण। क्लियर सभी को? फिर तीसरा बोलो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। बोलो क्या है? अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? जब कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा। 90 डिग्री ज्यादा मतलब 90 डिग्री प्लस में थीटा। 90 डिग्री प्लस में क्या है? थीटा। तो ऐसा कोण बोलो क्या कहलाता है? अधिक कोण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि 90 डिग्री ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझेगा आपको? ये नहीं कि आपने बढ़ा दिया कितना ही, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो रेंज होती है वो 90 डिग्री से ज्यादा होती है और 180 डिग्री से क्या होती है? कम। क्लियर है आपको? अब मान लीजिए, चलो अभी पूछ लेता हूँ, पहले ये बात समझ आ गई आपको? ये कौन सा है? 90 डिग्री से कम। ये कौन सा है? फिक्स कितने डिग्री का? ये कौन सा है? 90 डिग्री से बट 180 डिग्री से। क्लियर है आपको? फिर एक होता है रिज्यू कोण। बोलो क्या होता है? रिज्यू कोण। इंग्लिश में लिख रखा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जैसे मैंने आपको कहा था एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? सरल रेखा में ये कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। इसी को हम बोलो क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण बोलते हैं। यानी फिक्स रिज्यू कोण जो होता है वो फिक्स है, न 180 से कम, न 180 से ज्यादा। फिक्स कितने का होता है? 180। जैसे समकोण फिक्स है कितने का? जैसे रिज्यू कोण फिक्स है कितने का? 180। समझ आ गया आपको? इसके बाद पॉइंट हमारे पास वृत्त कोण। बोलो क्या है? वृत्त। अब वृत्त कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन खींची, तो ये कितने डिग्री का है? तो वृत्त कोण बनना शुरू होगा यहाँ से। 180 तो होता ही होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे होता है ये जो कोण वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। 180 डिग्री से, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा? कम।
कम होता है, रेंज होती है इसकी, है ना। वृद्ध कोण, बोलो क्या है, वृद्ध। वृद्ध मतलब सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 180 के बाद भी जाएगा, तो 180 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, कम। तो सब बोलो क्या बोलते हैं, वृद्ध कोण। वृद्ध वृद्ध यानी सबसे बड़ा कोण यही है। तो मुझे बताओ किरण किसे कहते हैं, जब किसी रेखा का एक पॉइंट क्या कर दिया जाता है, फिक्स, और दूसरे को क्या करो, बढ़ाओ, उसे हम क्या बोलते हैं, किरण। और दो किरणों के बीच जो बढ़ता है उसे हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, फिर मैंने कहा न्यून कोण किसे कहते हैं, जब किस कोण का मान लो 90 डिग्री से, जब फिक्स 90 डिग्री का होता है क्या बोलते हैं, सम। 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम। अब बोलो विजुअल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री, फिक्स 180 डिग्री, और वृद्ध कोण को मतलब 180 डिग्री से ज्यादा। अब आपसे पूछा गया है, बताओ ये कोण कौन सा है भाई, ये 55 डिग्री, ऐसे पता होना चाहिए, न्यून कोण कौन सा है, बोलो भाई ये कौन सा कोण है, गलत जवाब, गलत है क्या, विजुअल कोण। कौन सा है क्या फ्लो में, बोलिए कौन सा कोण है, ये है, अब ये कौन सा कोण है, वृद्ध कोण 180 डिग्री ज्यादा है ना, ऐसे आने जी जी जी, ये थोड़ी है 180 डिग्री ज्यादा है कि नहीं है, अरे है ना। तो बताइए ये कोण कौन सा है, अधिक कोण है, कौन सा कोण है, अधिक। और ये कौन सा कोण है, मेरी बात समझे नहीं समझे, बताइए कितना समझ को। इसके बाद थ्योरी देखता हूँ कैसे लिखते हो तुम, पता चल जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, जो क्लियर हो गया ना भाई, पेयर्स ऑफ एंगल, कोणों का युग्म हम समझाते हैं। देखो ये एक होता है आसन कोण, क्या होता है, बोलो क्या होता है, आसन। यही से बता देता हूँ, देखो यहाँ आसन कोण हमेशा जो होता है पड़ोसी, चलो यह समझ देता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं मर्द जो, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ ले लिया 2, और यहाँ ले लिया 3, और भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो 4। क्लियर है, 3 से समझ जाओ, कोई फायदा नहीं जाता। आसन कोण क्या होता है, आसन कभी भी नाम समझे, आसन कोण मतलब पड़ोसी, बोलो आसन कोण मतलब क्या होता है, पड़ोसी, वो आसन कोण होता है। अब बोलो इसका पड़ोसी ये है क्या, नहीं, आसन कोण नहीं है। इसका पड़ोसी है क्या, बोलो एक का आसन कोण, 2 का आसन कोण, और 2 का आसन कोण, 2 का ये भी पड़ोसी और ये भी पड़ोसी, 2 का आसन कोण, 2 का आसन कोण, 3 का आसन कोण, एक तो नहीं है ना। आसन कोण का मतलब जो पड़ोसी होता है, समझ गया, मतलब हाँ है ना। तो बोलो यहाँ पे आपको दे दिया जाए, या चित्र बना दे, कुछ भी दे दे, ये तो एक चीज समझ लो एक बार, बस कुछ नहीं है, या X Y Z A। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे Y का आसन कोण X और तो A का आसन कोण, वो तुरंत आगे नहीं आगे, मतलब नॉलेज होने चाहिए, बस बात समझ आ गया आपको। कौन सा कोण है, ये क्लियर हो गया। दूसरा पूरा कोण, बोलो क्या है, पूरा, इसको बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोलो क्या है, पूरा कोण किसे कहते हैं, पूरा के कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, वो सब क्या बोलते हैं, पूरा। क्या बोलते हैं, पूरा। जैसे ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, ये दे दी आपको, ये 30 दे दिया और ये 60 दे दिया, बोलो 60 और 30 मतलब पूरा कोण है कि नहीं होता ये, क्लियर है आपको। अब जैसे आपसे कह देगा यदि एक कोण 40 डिग्री का है, बोले कोण कितने डिग्री का है, तो 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 50, कितना होगा, इन दोनों को योग कितना आना चाहिए, 90 से 50 हो जाएगा, हाँ है ना। जब दो कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो हम बोलो क्या बोलते हैं, पूरा। बोलो 10 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 5 डिग्री का पूरा कोण 75, शाबाश, कितना होगा, आपसे पूछे बता 60 डिग्री का पूरा कोण, 70 डिग्री का, तो पूरा कोण समझ आएगा आपको। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 190 डिग्री का होता है। तीसरा बोलो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण, बोलो कौन सा है,
भाई लाला, संपूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। वो दो कोणों का योग कितना होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, संपूरक क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? क्लियर है आपको? संपूरक कोण। अब संपूरक कोण में मैं आपसे पूछूं, बता 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? मैं आपसे पूछूं 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 130। 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? समझ आ गया? जब दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है तो संपूरक क्या बोलते हैं? सम। एक और पढ़ लीजिए, आपको बता देता हूं, एकांतर कोण। बोलो कौन सा कोण है? एकांतर कोण किसे कहते हैं? जेड की आकृति में बना कोण क्या कहलाता है? एकांतर। यानी कि ये जेड है कि नहीं, बताइए? तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर। और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये 50 डिग्री का, ये भी। तो एकांतर कोण समझ आ गया? तो जैसे हमारे दिमाग में आना चाहिए एकांतर कोण, कौन सा कोण? तो जेड की आकृति याद आनी चाहिए। किसकी आकृति याद आनी चाहिए? तो उसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक बार रिवीजन कराता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, सब पे रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिंदु। जब किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? शून्य, तो हम क्या बोलते हैं? जब बिंदु को पास पास रखा जाता है तो किसका निर्माण होता है? रेखा दो तरह से हो सकती है, एक सीधी और एक टेढ़ी। तो बोलो पहली सीधी रेखा या दूसरी घुमाव रेखा खंड। जब किसी रेखा की लंबाई को क्या कर दिया जाता है? निश्चित कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड। रेखा खंड। रेखाओं के प्रकार पहली कौन सी है? जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? किसे? दो हो सकती है, दो से क्या हो सकती है? अधिक। फिर मैंने कहा संगामी रेखा है, जब दो या दो से अधिक रेखा है कैसे? एक ही बिंदु पर काटे, एक ही बिंदु पर काटे, उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान, उसे हम क्या बोलते हैं? समान। जब दो रेखा एक दूसरे को किस पर काटे, उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक बेमान आदमी आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्रिया। दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवाते नहीं है। अब इसके बाद एंगल, एंगल बने किरण। किरण किसे कहते हैं? जब किसी रेखा को एक बिंदु क्या कर दिया जाता है? फिक्स, और दूसरे को बढ़ाया जाओ, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज, यानी क्या बोलते हैं? किरण। और दो किरणों से मिलकर ही क्या बनता है उनके बीच में? कोण का निर्माण हमेशा रेखा नहीं करती, क्या करती है? किरण करती है। क्लियर सभी को? अब बात करते हैं न्यून कोण। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम, उसे क्या बोलते हैं? जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से क्या बोलते हैं? समकोण। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक। जब किसी, ये ऋजु कोण पढ़ लेते पहले। जब किसी कोण का मान कितना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। और जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 उसे क्या बोलते हैं? और अधिक कोण में ध्यान रखना 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। क्लियर सभी को? फिर इसके बाद कहा मैंने कोणों का योग आसन कोण। आसन कोण का मतलब हम क्या याद रखेंगे? पड़ोसी। क्या याद रखेंगे? जैसे पड़ोसी, दुनिया की बुआ पड़ोसी है, बुआ को पड़ोसी है कि नहीं? खाना खाने के लिए रात को चल जाए आराम से, लिया बनाए ना एक दिन रोटी है तो देवे ना बनाए ना, ठीक है, ऐसे करोगे। और अर्चन को जाएगा तो हाँ, अर्चन लिया था होटल में ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरा कोण। जब दो कोणों का योग कितना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यदि एक कोण 20 डिग्री का, दूसरा कोण 70 डिग्री, 70 डिग्री का, 90 में 20 घटाए 70 आएगा ना। और संपूरक कोण, जब किसी कोण का मान, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री से हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। तो एकांतर कोण की पहचान किससे बनेगा? जेड से बनेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, उतार लो। देखिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, कॉपी कर दो बंद और आप हम समझेंगे यहाँ पे ढंग से, है ना? कॉपी कर दो बंद। और सर्किल के बारे में पढ़ेंगे हम, जितने भी है सारे इसके, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्किल का। देखो, सर्किल के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले सर्किल होता क्या है, कैसे होता है, सब कुछ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर क्लास में पढ़े रहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ से आप एक पॉइंट से चलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे आ गए। खूब चक्कर लगाए होंगे तुमने स्कूलों में, है ना?
तो जैसे इस पॉइंट से घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे हम आ गए, तो इस पॉइंट तक एक चक्कर पूरा कर लिया, निकल लिया, बताइए। तो जब भी हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है, कितना चक्कर पूरा हो जाता है? एक चक्कर। तो एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम परिधि। बोले क्या बोलते हैं? परिधि। तो आपसे कोई पूछे परिधि किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर किसी भी पहिए द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा एक चक्कर जब पूरा काट लिया जाता है तो एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्लियर है? जब ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहां से चला, इस दूरी को चला, तो ये दूरी है कि नहीं है, बताइए? तो उसको बोलते हैं परिधि, और इसको निकालने का तरीका होता है 2 पाई आर। बोले क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब आपसे पूछा जाए पाई बराबर क्या होता है? 22/60 या 3.14। 3.14। क्लियर है सभी को? चलो, परिधि किसे कहते हैं? किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर काटने पर तय दूरी को हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को किससे निकालते हैं? पाई का मान क्या होता है? 22/60। और आर यहाँ पे त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। अब हमारे पास आर जो है वो है हमारे पास त्रिज्या। अब दूसरी बात, त्रिज्या क्या होती है साहब? एक एक चीज समझेंगे अब इसकी। देखो, ये वृत्त का क्या होता है बताओ? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और ये जो है ये क्या चीज है बताओ? परिधि। तो इसका परिधि का कोई भी बिंदु ले लो आप, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारी बोलो क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? परिधि और केंद्र। ये क्या चीज है? परिधि और ये केंद्र। तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्लियर है आपको? तो आपसे कोई पूछे त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आप लिख लेना परिभाषा से। क्लियर है? अब दूसरी बात हमारे पास सर ये चीज अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं, समझिए। ये बात समझ आ गया आपको यहाँ पे? उसके बाद देखो, ये व्रत हो गया। क्या हो गया? व्रत। और व्रत का ये क्या हो गया बताओ? केंद्र। अगर देखो रेखा, एक रेखा यहां से गुजार दूं और एक रेखा यहां से गुजार दूं, ठीक है? अब देखो परिधि की ये भी 2 बिंदुओं को टच कर रही है रेखा। परिधि के कितने बिंदुओं को टच कर रही है? 2 बिंदु। और ये भी 2 बिंदुओं को टच कर रही है। बोला हाँ है ना? अगर परिधि के 2 बिंदुओं को टच करने वाली रेखा कहां से गुजर जाए? कहां से गुजर जाए? केंद्र से गुजर जाए, तो उसमें बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? और अगर केंद्र से ना गुजरे तो उसे बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। अंदर समझ आ गया? हमने देखा यहाँ पे ये परिधि का एक बिंदु ये है और परिधि का एक बिंदु ये है। तो इस रेखा ने ये रेखा भी परिधि के 2 बिंदुओं को टच कर रही है और ये रेखा भी 2 बिंदुओं को टच कर रही है। हाँ है ना? अंतर यह है कि ये कहां से गुजर रही है? केंद्र से, और ये केंद्र से नहीं गुजर। तो परिधि के 2 बिंदुओं को टच करने वाली रेखा अगर कहां से गुजर जाए? केंद्र से, तो उसको बोलते हैं व्यास। बोलो क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास को लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से। क्योंकि व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए डी से लिखते हैं। और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, इसलिए किससे लिखते हैं? आर से। तो ये पहला अक्षर से लिखते हैं। तो व्यास। अब मुझे ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है कि नहीं, बताइए? तो यहां से यहां तक दूरी r और यहां से यहां तक दूरी r, तो r प्लस r 2r हो जाएगा। तो व्यास बराबर होता है 2r। बोलो क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। और ये क्या चीज है बताओ? जीवा। बोलो क्या चीज है? जीवा। अब खासियत क्या है इसमें? जो व्यास होता है बोलो क्या होता है? व्यास। ये वृत्त के 2 समान भाग करता है। कितने समान भाग करता है? 2 समान। ऊपर का भाग और नीचे का भाग सेम है क्या नहीं, बताइए? लेकिन जीवा 2 असमान भाग विभाजित करता है। कितने भाग? 2। अब देखो व्यास है, ये तो व्रत का व्यास हो गया, तो ये 2 समान भाग बनाएगा, है ना? और ये व्रत है और ये व्रत की जैसे ये केंद्र, और ये क्या चीज है बताओ? जीवा। अब 2 समान भाग है, असमान भाग है? तो व्यास हमेशा 2 समान भाग बनाता है और जीवा जो होती है वो 2 असमान भाग बनाती है। एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। ये कौन सा भाग है? छोटा और ये बड़ा। छोटे को संस्कृत में बोलते हैं लघु। बोले क्या बोलते हैं? लघु। इसको बोलते हैं लघु व्रत खंड। बोले क्या बोलते हैं? लघु व्रत खंड। क्या बोलते हैं? और ये बड़ा है कि नहीं है? तो बड़े को बोलते हैं संस्कृत में क्या? दीर्घ। दीर्घ व्रत खंड। बोले क्या बोलते हैं? दीर्घ व्रत खंड। बात समझ आ गया आपको? तो बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। एक की 2 कोई सी चीज पढ़ने से पहले सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हमारे समझ आ सकती है कोई चीज। अगर आप एक भी चीज छोड़ दो तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि सवाल में लिखा है जीवा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए जीवा होती है व्रत को असमान भागों में बांटती है, यानी केंद्र से नहीं गुजरेगी, केंद्र से बाहर गुजरेगी। समझ आ गया आपको? हर चीज को नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर काटने में तय दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? आर क्या चीज है? त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। क्या? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। व्यास और जीवा में अंतर है कि नहीं है? व्यास कहां से गुजरता है और जीवा केंद्र से।
तो व्यास में परिधि के 2 बिंदु मिलते हैं, जीवा में 2 बिंदु मिलते हैं, लेकिन ये कहां से गुजरता है? केंद्र से, और ये केंद्र से नहीं। व्यास हमेशा वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, जबकि जीवा 2 असमान भागों में बांटते हैं। क्लियर है आपको? छोटे वाले भाग को बोलते हैं क्या? छोटे वाले भाग को, और बड़े वाले भाग को दीर्घवृत्त। क्लियर सभी को? रहा है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट, एक एक चीज समझिए इस चीज की। अब चलते हैं अगले वाले भाग पे। देखो यार, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारा व्रत है। बोले क्या है हमारा? व्रत। व्रत के बारे में पढ़ेंगे आज पूरा। और व्रत का बोलो, ये क्या चीज है? केंद्र है। क्या है? और ये क्या चीज है? त्रिज्या। और ये भी क्या चीज है? त्रिज्या। ये त्रिज्या है कि नहीं है बताइए? लेकिन देखो, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना? और ये जो है, ये वाला भाग, ये अपन डिवाइडर से ऐसे तो बनाते हैं बढ़िया, और डिवाइडर से बना कर इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? चाप। और ध्यान रखना, अगर ये लंबाई आपको चाहिए चाप बराबर, तो कोण गुणा त्रिज्या होता है। कोण गुणा में क्या होता है? त्रिज्या। ये आपको बताऊंगा धीरे धीरे, अभी याद रख लो। चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कोण थीटा है। बोलो क्या है? थीटा। क्लियर है? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये अब जो कोण थीटा, तो ये वाला भाग है कि नहीं? ये वाला ये पूरा अंदर का भाग है कि नहीं? ये वाला, ये देखो, ये पूरा भाग है कि नहीं है? तो ये पूरा जो भाग है, आप ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ, ये वाला, ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? चाप। तो 2 त्रिज्या और चाप, 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो भाग है, बीच का क्या है? भाग, उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? अब त्रिज्यखंड के बोला तो किससे बनाए? त्रिज्या से। किसे बनाए? इसलिए इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो आपके दिमाग में आने से त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? कि 2 तो त्रिज्या होनी चाहिए। बोलो, 2 तो क्या होनी चाहिए? और एक क्या होनी चाहिए? चाप। इन 2 त्रिज्या और चाप के मध्य जो भी भाग होता है, उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। बोलो क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो ये बोलो, कौन सा भाग है बताओ? ये त्रिज्यखंड। बोला करो, कौन सा है? त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे, किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या होता है? भाई, वृत्त के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल थीटा हो रहा है इसमें, तो ये थीटा में 360 का दे दो भाग। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आपसे पूछे त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि। अब त्रिज्यखंड की जब परिधि आपसे पूछे, तो परिधि सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। और थीटा में किसका भाग दे देंगे? 360। बोलो समझ आया नहीं? बताइए। तो आपसे पूछे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो पहले बताइए, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणा त्रिज्या। तो मुझे 2 त्रिज्या और चाप के मध्य जो भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिज्यखंड की परिधि क्या होती है? भाई बस कुछ नहीं, ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये वृत्त की क्या है? परिधि। अब मुझे बताओ, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? और त्रिज्यखंड की बात करें तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, 1 5 2 5 रुपए। समझ आ गया आपको ये वाली? रहा है ना? क्लियर सभी को? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। कोई सा भी तो चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी मोस्ट, क्योंकि इसमें काम आएगा। आपके पास 2 त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज आपके पास, ये त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो, जरूरी समकोण हो हमेशा, कोई सा भी त्रिभुज हो, और त्रिभुज की 2 भुजा आपको पता है, ए और बी। त्रिभुज की 2 भुजा आपको पता है, ए और बी। क्लियर है आपको? तो और मान लो इसका कोण आपके पास थीटा। बोलो क्या है? थीटा। तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा, एक भुजा ये और एक भुजा ये, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण यदि आपको पता है, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण यदि आपको पता है, तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी ए को किससे गुणा करेंगे? बी से, और ये थीटा होता है साइन थीटा बटा 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। यदि 2 त्रिभुज आपको एक त्रिभुज आपको दे दिया, इसकी 2 भुजा दे दे और उनके बीच का कोण दे दे, तो सूत्र क्या होता है? ए गुणा बी साइन थीटा बटा 2। अब समकोण त्रिभुज यही तो होता है, जैसा आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज, ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, और इनके बीच का कोण बोलो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज में। हाँ है ना? तो हमें फॉर्मूला पता है, ए गुणा बी गुणा साइन, तो थीटा का मान बोलो कितना है? 90।
बटा में कितना आएगा 2। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यह a गुणा b बटा 2, तभी तो कहते हैं आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। बोले क्या कहते हैं आधार गुणा ऊंचाई बटा 2, हाँ है ना। अब मान लो ये ऐसा होता, ये समकोण करो, ये 90 डिग्री कोण है और मान लो ये भुजा r है और ये भुजा भी क्या है r, तो हमें पता है बोलो r गुणा r हो जाता है यहाँ पे, तो r स्क्वायर बोलो क्या हो जाता r स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन, बोलो क्या लिखेंगे साइन, और मान लो थीटा लेना तो थीटा बटा कितना आ जाता 2 आ जाता। क्लियर है आपको? तो कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज की दो भुजा यदि आपको पता हो, उनके बीच का कोण पता है, तो दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा बटा क्या होता है 2 होता है। अब यहां से एक काम का फॉर्मूला यहां से निकलेगा, और आप देखो यार काम का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा बोलो क्या है, क्या है, और ये हमारी क्या है केंद्र, क्या है, और ये हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है त्रिज्या, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और ये हमारी क्या है भाई जीवा, बोलो क्या चीज है जीवा। अब ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है कि नहीं है, आया ना, और ये कोण बोलो कितना है थीटा, बोलो क्या है थीटा। अब आपसे पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप सब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है, ये पूरा भाग जो होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, और ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, बोला हाँ या ना। लेकिन हमसे केवल ये पूछेगा लघु वृत्तखंड का, बोलो किसका पूछेगा लघु वृत्तखंड। तो भाई मेरे ध्यान रखना लघु वृत्तखंड, तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप सीधी सी बात है थोड़ा ध्यान दो, लघु ये निकालना है तो पहले पूरी आकृति का निकालना पड़ेगा, है ना, और पूरी आकृति को हमने बोला बोलो क्या त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं इसको, अभी तो बताया ना वो है, तो पूरी आकृति को बोलो क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है साहब। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, और त्रिज्यखंड यहां से ये त्रिज्या और ये क्या चीज है बताओ चाप, तो इसका क्षेत्रफल बोलो क्या आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बताया हमने आपको पाई r स्क्वायर थीटा बटा, क्या बताया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, माइनस यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है कि नहीं बताइए, यह त्रिभुज का क्या निकाल देंगे क्षेत्रफल। अब भाई देखो सीधी सी बात है, बताओ तो मुझे बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, बोला आया ना, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब त्रिभुज ये है कि नहीं बताइए, अब मैंने कहा इसकी भुजा ये दे रखी, इसकी भुजा इधर रखी, इसका कोण दे रखा है यहाँ पे, तो दोनों भुजाओं गुणनफल r गुणा r क्या होता है बताओ r स्क्वायर, क्या होता है क्या होता है, और साइन के साथ बोलो क्या लग जाएगा थीटा, और बटा में क्या आएगा 2, बोलो समझ आया नहीं बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो क्या है, कंफर्म याद होना चाहिए, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। तो मुझे आपसे पूछूंगा आकृति देखे बताओ इस आकृति को क्या बोलते हैं, तो आप इस आकृति को त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो इस आकृति को क्या बोलते हैं बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता क्या होता है, इस आकृति को क्या बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलता है, इसका क्षेत्रफल बता क्या होता है r स्क्वायर, इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को लघु वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, बोलो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, बोलो समझ आया नहीं आया। तो 3 आकृति हो गई यहाँ पे, हाँ है ना। तो मुझे तो बताओ सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, क्या है सबसे बड़ी आकृति बोलो क्या है त्रिज्यखंड, और ये छोटी वाली आकृति ये क्या है लघु वृत्तखंड, क्या होता है क्या दूसरों बोला करो क्या होते हैं, और यह आकृति क्या है क्या है, तो इसका क्षेत्रफल पता है आपको, इसका पता है पूरी का पता है, हाँ ना। अब दूसरी बात एक आकृति जैसे ये दे दी आपको, ठीक है जी भाई, हाँ ना ध्यान करना बेटे, और ये वृत्त का क्या है, और ये क्या चीज है ये वेरी गुड, और ये वाला भाग क्या है वेरी गुड लघु वृत्तखंड, क्या है लघु वृत्तखंड, इस भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये वाला भाग क्या है वेरी गुड, बोलो क्या है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो पहले तो पूरा वृत्त का निकालना पड़ेगा भाई, क्या निकालना पड़ेगा वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब पूरे वृत्त में से इसको हटा दो इस वाले भाग को, तो बोले ऊपर का बचेगा नहीं बचेगा बताओ,
इसको, इसका मतलब नीचे वाला दानो किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना। अब देखो मूसलन को भी पता होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मूसलों को पता होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला नहीं, निकाला अपन ने। बोलो क्या होता है बताओ, ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा में 2। बोला हाँ या ना। चलो सारे आकृति कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए बताइए, क्लियर है सभी को। तो बताओ सबसे पहले किसी भी वृत्त के पहिए द्वारा एक चक्कर काटने में तय दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। और जीवा में क्या अंतर होता है, व्यास कहां से गुजरता है, और जीवा केंद्र से नहीं गुजरता। व्यास की खासियत क्या होती है, वृत्त को कितने समान भागों में बांटता है, और जीवा 2 समान भागों में डिवाइड करते हैं। छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। मैंने आपसे कहा था ये हमारा, बोलो क्या चीज है बताओ, बोलो। और ये वृत्त का क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है। तो इस भाग को पूरे को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, बोले पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को लघु वृत्त, और इसे त्रिभुज बोलते हैं यहाँ पे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था बना, आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। हाँ है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका निकालने के लिए पूरे में से इसको हटा देंगे अपने, पूरे क्षेत्रफल क्या बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। हाँ है ना। तीन आकृति का आ गया, देखो पूरी आकृति का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, और इसका क्षेत्रफल ये हो गया। और अब मुझे चाहिए पूरा ये वाला भाग का, ये वाला भाग का, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड। क्या बोलते हैं, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल किसका निकालना है, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी हटा देंगे, बोलो दीर्घवृत्तखंड का आएगा नहीं आएगा बताइए, क्लियर सभी को। तो यहां तक क्लियर है सभी को। चलते हैं नेक्स्ट, ये वृत्त के बारे में पढ़ रहे आज है ना, और ये कंप्लीट चाहिए मुझे, कल ध्यान रखना, समझेंगे आपको, ये नहीं एक एक चीज लिखी होनी चाहिए। अब उसके बाद इसकी थ्योरम देखिए क्या है। जैसे पहला आपसे पूछा जाए, ये वृत्त है, बोला क्या है, वृत्त। अब वृत्त में आपसे पूछा जाए बताओ ये वृत्त है, तो वृत्त इधर हो, तो वृत्त है यहाँ पे, इसके देखो यहाँ पे, जहां स्पर्श रेखा खींचो मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे है ना। तो इस पर देखो कभी भी आप ध्यान रखें इस चीज का, एक बॉल आपने देखी है, क्रिकेट आपने खेला है, क्रिकेट आप जब खेलते हो, क्रिकेट कैसी की बॉल कैसी होती है, गोल होती है। तो उसका कोई ओर होता है क्या, उसका कोई सिरा ही नहीं है, उसका शुरुआत ही पता नहीं कहां से है, ओढ़ नहीं है। इसका मतलब उसका जब ओढ़ नहीं है तो उसमें अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, अनंत। उसमें है नहीं हमारे पास। जब पृथ्वी गोल है तो इसका पृथ्वी कोई ओढ़ है क्या अब तक नहीं। पर गांव में तुमने सुना होगा कई बार, तुम देखा होगा गांव में जब हम क्रिकेट खेला है तो पड़ोसी कहे धरती के बीच ये खेलेगा, तो है ना क्या। हमारे गांव में तो बहुत क्या है कि धरती के बीच ये खेलेगा, फिर अम्बेडकर के बीच खत्म होगा, यही खेलेगा, क्या करें। तो ध्यान रखना, एक वृत्त पर अधिकतम कितने स्पर्श रेखाएं खींची सकती है, तो आपसे हमेशा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट पूछी जाती परिभाषा। एक वृत्त पर खींची जाने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, अनंत है। दूसरी बात, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, दो वृत्त हो गया, तो इन पर कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों कॉमन। देखो एक तो ये कह सकते हैं बढ़िया, सही है, और एक ये कह सकते हैं, हाँ है ना। और एक दोनों में कॉमन आ रही है ना, यहाँ पे ये भी कॉमन आ रही है। और एक स्पर्श रेखा अपन ये कह सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, और एक स्पर्श रेखा ये कह सकते हैं, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं जब दो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते तो उन पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बोलो कितनी होती है, कितनी होती है। एक वृत्त पर अधिकतम कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। जब दो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते तो उन पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 4। और जैसे मान लो टच कर जाए, सब टच करे तो कर लो, तो टच क्या दिक्कत है, टच कर गया यहाँ पे तो टच करेंगे। देखो एक तो ये कह सकते हैं और एक ये कह सकते हो उभयनिष्ठ, हाँ या ना। और एक दोनों की कॉमन ये उभयनिष्ठ होगी, तो कितनी कह सकते हैं बताओ, तीन कह सकते हैं। कितने कह सकते हैं, तीन। और मान लो दो एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये, काट दे, इंटरसेक्टिंग कर दे, प्रतिच्छेद कर देते हैं,
तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद कर देता है, तो उन पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 2। एक उपनिष्ठ ये कह सकते हैं और एक उपनिष्ठ ये कह सकते हैं। बोला हाँ या ना? और एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर से स्पर्श करे तो उन पर खींची जाने वाली संख्या कितनी होती है? 1। बस ध्यान रखना। वो एक वृत्त पर अधिकतम कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं? अगर जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच नहीं करते तो कितनी कह सकते हैं? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच करते तो 3। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते तो, और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर से स्पर्श करता है तो उसको कितनी कितनी कह सकते हैं? 1। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट इसके बाद अभी इनकी दूरी निकालेंगे, कैसे निकालते समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन। इनकी परिभाषा सब लिख लेना आप, है ना? मैंने बोल दिया आपको। देखो यहां जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, ठीक है भाई? 2 वृत्त हो गया। ये हमारे पास हो गई ये स्पर्श रेखा, हाँ है ना? ये इसकी लेंथ पूछता है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस स्पर्श रेखा को बोलते हैं अपन, इसको नाम देगा अनुदैर्घ्य। बोलो क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम में देगा ये, जैसे वृत्त का बोलो क्या है बताओ? केंद्र है। और ये इसकी क्या है? त्रिज्या। ये कैपिटल आर मान ली, कैपिटल क्या आ गया? आर। ये इसकी स्मॉल त्रिज्या, ये क्या मान लिया अपन ने? आर। क्लियर है? और ये हमारी ये केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी ये हमने डी मान ली। बोले क्या मान ली? समझ आ गया आपको? तो अगर इस स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए आपको, तो सबसे पहले ध्यान रखना, रूट लगाओ। बोले क्या लगाओ? रूट। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी लो, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी को किससे लिखा अपन ने? डी से। तो डी स्क्वायर हो गया, बोले क्या हो गया? डी स्क्वायर माइनस, और दोनों त्रिज्याओं का अंतर लेना है, यानी आर में से क्या घटा देंगे? स्मॉल आर, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है आपको? तो कभी भी आपसे पूछे अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा की लंबाई, तो उसका फॉर्मूला, उसकी ट्रिक्स, उसका सूत्र कुछ भी मानो जो मान लो, वो होता है रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। डी क्या चीज है? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। और आर क्या चीज है? वाला बड़ी त्रिज्या, और ये छोटी त्रिज्या। अब इसे मान लो ये दे दिया आपको, मान लो सपोज दैट डी का मान दे दिया 12। बोलो डी का मान दे दिया 12, इस आर का मान दे दिया 10, और इसका मान दे दिया आप मान लीजिए आपको 8। ऐसे सवाल आएगा आपको, दे देगा जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच नहीं करते हैं तो इनकी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, और बड़ी त्रिज्या आर है, उसमें त्रिज्या 8 है। तो बताओ इस पर से की लंबाई क्या होगी? क्लियर है? तो यह मान रखना है, बस कुछ नहीं करना। बोलो डी का मान बताओ क्या है? बोलो 12 का स्क्वायर आ गया, हाँ है ना? बोलो क्या आ गया? 12 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर क्या है? 10 माइनस 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सही है भाई? तो मुझे तो यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 10 में 60 गए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और घटाएंगे तो कितना आएगा? 140। 140 आ जाएगा। और आगे भी सोल्व कर सकते हैं काट के इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 35, 4 गुणा 35, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 रोट 35 आ जाएगा। क्लियर है? ये आगे की बात है, बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आया। क्लियर है आपको? हाँ है ना? बात समझ आ गई आपको? अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कैसे बनता है देखो, समझिए। उसमें क्या करेगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको दे देगा क्या? आपको बस इतना कह देगा, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं? बाह्य टच। बाह्य टच कर गया? अरे हाँ है ना? और एक है बड़े वाले की त्रिज्या हमको दे दी, मान लीजिए आपको दे दी 8, और छोटे वाले की त्रिज्या हमको दे दी मान लीजिए 6। बोले क्या दे दी? 6। और आपसे पूछेगा बताओ इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अब स्टूडेंट क्या सोचेगा? और हमारे गुरुजी ने बताया था, इसके सूत्र में कैपिटल आर भी आता है, स्मॉल आर भी आता है, और केंद्र के बीच की दूरी भी आती है। तो केंद्र के बीच की दूरी तो दी नहीं, ये सोचेगा। पर थोड़ा दिमाग लगाना, केंद्रों के बीच की दूरी नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे था यहां से आता है कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या क्या होती है? तो बोले ये भी तो त्रिज्या ही है, रहा है ना? और ये भी तो त्रिज्या ही है। ये त्रिज्या कितनी है? 8, और ये कितनी है? 6। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 14। देने की जरूरत नहीं इसमें, जब बाह्य टच करेगा देने की जरूरत नहीं, दोनों त्रिज्या जोड़ दो, एक केंद्र के बीच की दूरी होती है। रहा है ना? बोले ये त्रिज्या कितनी है? तो ये भी तो 8 होगी, यहां भी 8 होगी, सब्जी 8 होगी।
और ये 6 दूरी कितनी होगी 6, तो ये दूरी 8 है, ये दूरी 6, तो टोटल कितनी होगी 14। मतलब केंद्र के बीच की दूरी है कि नहीं है बताइए। और हमें पता है स्पर्श रेखा की लंबाई, कौन सी स्पर्श रेखा है, कौन सी स्पर्श रेखा पूछ लो, अनुदैर्घ्य। कौन सी पूछ लो, ऐसा बैठे बटे बिटा लाख देर भगा दो, बोले क्या है, ऐसे बैठिए माँ बाप को पैसे खर्च कर रहे वैसे। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, बोलो दोबारा क्या, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा। क्लियर है आपको। जो माँ बाप का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं, ध्यान रखना। जिसने माँ बाप को धोखा दिया वो किसी का नहीं। बात समझ आएगी आपको। चलती क्लास में कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है ना, किसके लिए भेजा है, पढ़ने के लिए, और तुम पढ़ाई नहीं करते तो सबसे बड़ा कुपुत्र इंसान हो तुम। कि माँ बाप को धोखा देने वाला इंसान नरक में जाता है, ऐसे कहा जाता है। मैंने देखा नहीं पर सुना है मैंने, समझ बात। इसलिए पढ़ाई को जोर बढ़ाओ। अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, बोलो क्या है, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है रूट, बोलो क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बोलो डी का मान बताओ कितना है, बोलो 14 का स्क्वायर, और ये कैपिटल आर कितना है 8, स्मॉल आर 6, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, और यह कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 192, रूट 192। बात समझ आएगी आपको, क्लियर है सभी को। देखो इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्ट बढ़ाओ भाई। माँ बाप को धोखा नहीं दे, पढ़ाई लोगों, नौकरी लगो, जिंदगी जियो। फिर काय मतलब बार बार पढ़ने से भी पूरी जिंदगी पढ़ने अपन ने 12वीं तक तो पढ़े ना सबने, 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ी है, और नौकरी ले लेकर फिर बेकार हो जिंदगी। 12 साल की तपस्या खराब हो जाएगी अपनी, है कि नहीं है। फिर भाई 12 साल खराब नहीं लेकर कोई ने बीए कर लिया, किसी वाले बीए बीएससी भी कर ली होगी, तो आईटीआई कर लेगी, फिर और जिंदगी खराब। तो अपने 15-20 साल उसमें बिगाड़ दिए और नौकरी लेकर बेकार जिंदगी। ठीक है, सुन पंखा की तरह बैठने इसको फायदा नहीं है। तो यह देखिए हमें अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा में समझ आएगी। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा व्रत है, ये व्रत है, लेकिन ये कौन सी स्पर्श रेखा है वाले, बोलो कौन सी है, कल बताएंगे ना आपको मैंने, अनुप्रस्थ। बोलो कौन सी है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। बता क्या बताया था, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला बताया ना कल मैंने आपको, बताया नहीं बताया। देखिए अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला यही होता है, सेम का सेम। बोलो क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, और ये प्लस हो जाता है बस। बोलो क्या हो जाता है, प्लस। क्लियर सभी को, अंतर कुछ भी नहीं है, बस ये प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो 2 प्रकार की स्पर्श रेखा आपको मैंने बताई, एक तो कौन सी बताई थी, अनुदैर्घ्य, और एक क्या बताई थी, अनुप्रस्थ। दो भाई। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ सबसे पहले, एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जो एक वृत्त अनंत खींच सकते हैं, जब 2 वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते उन पर, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच करते हैं तो, और जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिशत करते हैं तो, कितने? आवाज आनी चाहिए, शेर घटाने ऐसे सुरबन का काम नहीं, ऐसे काम नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर। और जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते तो उन पर कितनी खींच जाएगी, एक। क्लियर है। दूसरा मैंने बता दिया, 2 प्रकार की स्पर्श रेखा होती है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का फॉर्मूला बता दिया, अनुप्रस्थ का आपको बता दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे। इसके बाद चलते नेक्स्ट। देखो ये व्रत के बारे में आपको पता नहीं, 100% पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये हमारा बोलो क्या है? और ये क्या है, और ये क्या चीज है, त्रिज्या है। त्रिज्या है क्या है, जल्दी बोल गया। बोलो व्यास है कि नहीं है, तो व्यास द्वारा, बोलो क्या द्वारा, व्यास द्वारा आप परिधि पर कहीं भी कोण बना दो। ये कोण बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री का मिलेगा, या बनाओगे तो भी 90 डिग्री का मिलेगा। बस शर्त ये होना चाहिए, किससे बनना चाहिए, व्यास से। या बना दोगे चलो व्यास से, तो देखो ये भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। या बना दोगे तो भी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। तो क्या समझे, किसी वृत्त के व्यास द्वारा, वो क्या, परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कैसे होता है, समकोण होता है। बोलो क्या होता है, समकोण। क्या होता है, क्या होता है, समकोण। क्लियर है आपको, क्या होता है, समकोण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं अगला, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताओ, वेरी मोस्ट, चक्रीय चतुर्भुज।
और ये एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आगे ध्यान रखना, स्पर्श रेखा हो और ये चक्र या चतुर्भुज। अब हमारे दिमाग में खोपड़ी में बैठना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज। व्रत व्रत के बारे में बता रहा हूं आज मैं आपको, अब ना। तो चक्र चतुर्भुज होता क्या है? ये हमारा व्रत है, बोला हमारे क्या है? व्रत। मतलब व्रत का ये क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? परिधि के कोई भी 4 बिंदु ले लो, जैसे 1 2, कहीं भी ले लो, मर्जी जो आपको जो अच्छा लगे वैसा लो। और ये ले लिया मैंने, बोलो कितने बिंदु ले लिए बताओ मैंने? 4। चक्रीय चतुर मतलब 4 ले लिया। तो मुझे बताओ व्रत के अंदर व्रत की परिधि पर कितने बिंदु ले रहे हैं? 4। अब इनको मिला के देखो, देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो बोलो एक चतुर्भुज बना नहीं बना? बताइए क्या बन गया? चतुर्भुज। 4 भुजा वाले है कि नहीं है? 1 2 3 और 4 चतुर्भुज है। और चक्रीय क्यों बोला? क्योंकि व्रत के अंदर बना, चक्र के अंदर बना, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जो किसके अंदर बनो? चक्र के अंदर। क्लियर है? तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? किसी भी व्रत की परिधि के, बोलो क्या? कितने बिंदु? 4 बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। द्वारा बोलो क्या? किसी भी व्रत की परिधि के 4 बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय। तो चक्रीय चतुर्भुज की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है? 180। अगर मान लीजिए 100 डिग्री का है, बोलो कितने डिग्री का है? 100। ये डेफिनेट कितना डिग्री का होगा? 80 डिग्री। तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180। समझ गया आप? यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कोण गलती से 90 डिग्री का है, बोलो कितने डिग्री है? तो ये कोण में कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बोला हाँ है ना? तो मैं से पूछूंगा आपसे चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि सर इसके आमने सामने का कोण, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। अब कोई आपसे पूछे चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो किसी व्रत की परिधि के कितने बिंदु मिला दो? 4 बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180। क्लियर? हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराओगे एक लाइन हो जाते हैं, इनके ध्यान रखना अगर ये चीजें पता है तो। आपको बात समझ आ गई? आपको कौन सा है? चक्रीय चतुर्भुज। अब हम जीवाओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जीवाओं के बारे में मैंने बताया था, जीवा व्रत को 2 समान भागों में बांटते हैं, असमान भागों में ऐसे। अब देख बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसकी। एक जैसे व्रत आपने ये ले लिया, व्रत ले लिया आपने, ये व्रत की बोलो क्या चीज है? जीवा। जीवा टाइम। और ये व्रत की ये भी क्या है? जीवा। है ना? अब व्रत के जीवा को थोड़ा सा भार बढ़ाओ तो मुझे बताओ भार बढ़ाने पर ये प्रतिच्छेद कर रहे नहीं कर रहे? बताइए। और मान लीजिए ये जीवा है ए और ये जीवा की मान ली, पहली जीवा की लंबाई मान ली ए बी और दूसरी जीवा की लंबाई मान ली सी डी। पहली जीवा को ए बी से लिखा, दूसरे को से लिखा सी डी से। और इसने काटा भार, बोलो इसने काटा इस बिंदु को मान लिया पी। बोलो क्या मान लिया? पी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट का बादशाह है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछी जाती है लगभग। किसी व्रत की 2 जीवाएं व्रत को भार प्रतिच्छेद करे, किसी व्रत की 2 जीवा व्रत को कहां प्रतिच्छेद करे? भार। तो उसकी थ्योरम होती है, यहाँ पे थ्योरम होती है इसकी एपी गुणा बीपी। बोला क्या होता है? एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा में डीपी। इनको अपन सिद्ध भी कर सकते हैं इन चीजों को, समझ मत कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अपने अपन कंपटीशन पास करना है, लेकिन टीचर बनना है। ठीक है भाई? तो एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा में क्या है? डीपी। तो ऐसे याद मत रखना आप कभी भी जिंदगी में। अगर आपने सवाल को फास्ट करना है और कंफ्यूजन नहीं होना तो ऐसे बिल्कुल मत करना। इस चीज को करना कैसे है, आप इसको थोड़े से तरह भाई, एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा डीपी, इसको याद कैसे करना है आपको? हमेशा ऐसे नहीं करना है, आपको देखना, देखो एपी, देखो एपी, ए और पी यानी पूरा भाग है कि नहीं? बताइए। तो इसको लिखना पूरा भाग। बोलो क्या है? पूरा भाग। पूरा भाग लेना है। बीपी, बीपी मतलब भार वाला लेना है। कौन सा लेना है? भार। भार का भाग, बोलो कौन सा है? भार। क्लियर है सभी को? बराबर सीपी, सीपी मतलब पूरा भाग। वेरी गुड, पूरा भाग। बोलो क्या लेना है? पूरा भाग। और डीपी, डीपी मतलब भार का भाग, भार का भाग। बात समझ आया नहीं समझे? बताइए। अब इसमें क्या करेगा? आपको दे देगा, जैसे इसकी लंबाई यदि 8, इसकी आपको दे देगा मान लीजिए, इसका जैसे 10 दे दिया, इसका आपको दे देगा 6 और इसका दे देगा 4 और इसका पूछ लेगा x। ऐसे दे देगा आपको, बस आपको दे देगा तो ए बी का मान है 10 सेंटीमीटर, बीपी का मान है 6 सेंटीमीटर, डीपी का मान है 4 सेंटीमीटर। तो सी डी का मान क्या होगा? सीपी का मान क्या होगा? समझ गए? तो हमने सी डी का मान क्या मान लिया? x। अब हम पता होना चाहिए सर, बिल्कुल सीधा बताया। तो हमें पता पूरा भाग, बोलो पूरा भाग बताओ।
है? कोई ये नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो ऐसे पढ़ाओ, मूर्ख बनाओगे, ऐसे पूरा डायरेक्ट बोलो। पूरा भाग बोलो 10 और 6 16। सही है। बाहर का भाग 6 बोलो। पूरा भाग x प्लस 4, x प्लस 4 बोलो। बाहर का भाग समझ आया नहीं आया बताइए? है ना? मतलब पूरा भाग। ये तरीके पढ़ने के जियोमेट्री देखो ना, डेंजर डेंजर जो ऐसे पढ़ता है ना उनको डेंजर लगती है। वैसे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे जा रहा बोलो। पूरा भाग 16, नहीं तो दुनिया एपीडीपी उधर जाएगा तो 16। बाहर का भाग 6, पूरा भाग x प्लस 4, बाहर का भाग 6। काट में देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16। सही है। 8 तिया 24। तो x प्लस 4 बोलो क्या? x प्लस 4 बराबर कितना आया? 24। और प्लस का जगह किसको जाएगा? माइनस का। बोलो x का मान क्या आएगा? 20। x का मान अब मुझे बताइए, x का मान बोलो कितना आया? 20। तो CD की लंबाई कितनी आई? 20। और यहां से यहां तक बोलो। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताओ CD की लंबाई 20 और CD की लंबाई 24। ये पूछ सकता है। बोलो समझ आया नहीं आया बताइए? ये थ्योरम समझ आएगी आपको? नेक्स्ट अगला देखिए हम इसमें, इसके बाद चर्चा करते हैं। टाइम हो गया क्या? बच रहा भी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक व्रत लिया। बोलो क्या ले लिया? एक व्रत ले लिया आपने। इस व्रत में आप लोग देखो, ये जो जीवा थी अभी मैंने बाहर काटी, लेकिन ये केंद्र व्रत की जीवा देखो, अगर ऐसे हो और अगर ऐसे हो तो अंदर भी तो काट सकती है। काट सकते नहीं काट सकते? तो देखो ये जीवा ए है और ये जीवा बी है और ये जीवा सी है और ये जीवा क्या है? डी। और इसका क्रॉस पॉइंट क्या ले लिया? पी। तो थ्योरम तो वही थी, एपी गुणा में बीपी बराबर सीपी गुणा में डीपी। पर ऐसे नहीं पढ़ना। पढ़ना कैसे है? एपी। एपी का मतलब ये वाला पहला भाग, ये कौन सा है? दूसरा, और ये कौन सा है? तीसरा, और ये कौन सा है? चौथा। तो यहां लिखना पहला भाग गुणा में दूसरा भाग, तीसरा भाग गुणा में चौथा। बस ऐसे करना है आपको। तो व्रत की 2 जीवा ए यदि व्रत के भार प्रतिषेध करती है, व्रत की 2 जीवा व्रत के कहां प्रतिषेध करती है? भार। तो समझ जाओ, भार प्रतिषेध करती है तो पूरा भाग गुणा भार का भाग बराबर पूरा भाग गुणा भार। तो व्रत की 2 जीवा व्रत के कहां प्रतिषेध करती है? अंदर। तो ध्यान रखना, पहला टुकड़ा गुणा दूसरा बराबर तीसरा गुणा चौथा। अब आपको जैसे मान लो पहला टुकड़ा आपको दे दिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दे दिया मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तीसरा आपको दे दिया मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और चौथा आपसे पूछ लिया क्या? x। ऐसे सवाल देगा। तो पहला भाग कितना है? 20, दूसरा भाग 10, तीसरा भाग 15, चौथा भाग क्या मान लिया? बस काटना है इसको, आराम से काटो, आंसर पाओ। समझ आइए? 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 20 दूनी 40, 40 में किसका मान दे देंगे? 3 का। तो x का मान आ गया 40 बटा में क्या आएगा? 3। बोलो समझ आया नहीं? बताइए क्लियर सभी को? नेक्स्ट एक अगले एक और थ्योरम देख लीजिए, फिर टाइम नहीं बचा, फिर अगले क्लास में आएंगे। देखो जैसे ये व्रत है, बोलो क्या है? व्रत। अब मुझे सोच के बताना ये व्रत का क्या है और ये क्या है भाई? क्या है बताओ? जीवा। और भाई ये क्या है भाई? वेरी गुड। क्या है? स्पर्श। तो किसी व्रत में एक जीवा और एक स्पर्श रेखा यदि भार की ओर प्रतिषेध करती है, बोलो क्या प्रतिषेध करती है? भार। तो ये जीवा ए भी मान लिया अपन ने, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? पी, और ये किसी को दे दो डी, है ना? उसकी थ्योरम वही होती है। ये तो होता है, मैंने आपको बताया एपी, बोला क्या था? एपी गुणा में क्या था? डीपी। और ये स्पर्श रेखा है नहीं है, इसको बोला डीपी। ये होता है डीपी का स्क्वायर। क्या होता है? डीपी का। एपी का मतलब बताओ क्या है? पूरा, पूरा भाग। बोलो क्या होता है? पूरा। डीपी का मतलब बाहर का भाग। बोलो कौन सा होता है? बाहर। तो डीपी क्या चीज है? तो ये लिखे स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर। बोलो बात समझे नहीं समझे बताइए? क्लियर सभी को? हाँ है ना? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर सभी को? जैसे मान लो ये 10 आ गया, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया और ये क्या आ गया? 8। अब आपसे पूछे बता स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, तो बोलो पूरा भाग कितना बनेगा? है 18। भार का भाग कितना बनेगा? और बराबर स्पर्श रेखा का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताइए? और 18 8 कितना होता है? 144। और 144 का रूट कितना होता है? कोई बार आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ऐसे फास्ट कर सकते हो आराम से। समझ आया नहीं? बताइए। तो मतलब किसी भी व्रत के पहिए द्वारा एक चक्कर काटने में तय दूरी को क्या बोलते हैं? व्रत के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या का दुगुना करके क्या बोल जाता है? व्यास। व्यास कहां से गुजरता है?
और जीवा केंद्र से, व्यास और जीवा में अंतर है क्या? व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, लेकिन जीवा दो असमान भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर सभी को? और आपसे पूछे ये हमारा वृत्त है और ये केंद्र, ये क्या चीज है? ये वाला त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और मुझे होता है ये त्रिभुज है कि नहीं है बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये लघु वृत्तखंड है कि नहीं है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हटा देंगे बढ़िया, तो लघु वृत्तखंड का आएगा नहीं आएगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा में 2। बोला हाँ है ना? और लघु वृत्तखंड का आ गया पे, और दीर्घ वृत्तखंड का चाहिए तो पाई वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा हटा देंगे बढ़िया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर से हटा देंगे। बोला आएगा नहीं आएगा बताइए? एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जब दो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते तो, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच कर दो, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दो, तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंत स्पर्श कर दो, और अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो रूट में क्या लेना? केंद्र के बीच की दूरी। इसको किससे लिखते हैं? डी से। तो डी का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर होगी, स्मॉल आर होगी, स्मॉल स्क्वायर, रूट ले लेंगे। क्लियर है? और अनुप्रस्थ होगा तो माइनस से क्या आ जाएगा? प्लस होगा। क्लियर सभी को? माइनस से क्या आ जाएगा? जब किसी वृत्त की दो जीवा वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती है, जब किसी वृत्त की दो जीवा वृत्त के कहां प्रतिच्छेद करती है? बाहर। तो इसकी प्रमेय कैसे निकालते हैं? पूरा भाग गुणा बाहर बोला गया, पूरा गुणा बाहर का भाग बराबर पूरा भाग गुणा बाहर। और जब वृत्त की दो जीवा वृत्त के कहां प्रतिच्छेद करती है? अंदर। तो पहला भाग गुणा दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग गुणा चौथा। और जब वृत्त की दो जीवा नहीं होती, वृत्त की केवल एक जीवा और एक स्पर्श रेखा हो, एक जीवा और एक स्पर्श वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती है, तो इसके थ्योरम कैसे निकालते हैं? पूरा भाग गुणा बाहर का भाग स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर। क्लियर सभी को? तो थ्योरम पढ़ी। अभी वृत्त बच रहा है, टाइम नहीं बचा, बाद में दूसरी क्लास में आएगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं, सर आएंगे। देखिए कल मैंने आपको क्लास फर्स्ट डाल दी, आज ये क्लास कौन सी है? सेकंड। ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको समझाया था, समझ लीजिए। क्वेश्चन आया इस तरह का, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए इसके 2025 में भर बार आया क्वेश्चन। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों के एक सरल उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इतना क्वेश्चन इसने पूछा SSC CHSL 10107/2024 में। अब इसने क्या कहा? इसने कहा दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, पहले की त्रिज्या 9, दूसरे की 4 है, तो इसका मतलब पहले वाला वृत्त बड़ा होगा। पहले वाला वृत्त क्या होगा? बड़ा। थोड़ा बड़ा कर दो, तो पहले वाला वृत्त जो होगा वो बड़ा होगा, तो इसको थोड़ा बड़ा होता है ऐसे। ठीक है। दूसरा वृत्त है जो छोटा है, त्रिज्या अलग अलग है ना दोनों की। अब ये ऐसे चित्र आप बना नहीं सकते, तो दो तरह के चित्र बनते हैं, मैंने बताया था। एक तो इस तरह से और एक टच होता हुआ। तो अब क्या बोलो, अलग अलग वाला बनेगा, टच वाला बनेगा, टच वाला, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं आपस में? स्पर्श। और किस बिंदु पर? O पर। समझ आ गया आपको? तो इस बात का ध्यान रखिए, चित्र दो तरह के होते हैं, एक इस तरह का बनता है और एक इस तरह। पर इसने साफ साफ कह दी दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच। तो इसके टच कराना पड़ेगा। ये लो साफ करा दिया। अब मुझे बताओ, दोनों ये जो बिंदु है इसको O पर स्पर्श कर रहे हैं। बोलो किस पर स्पर्श कर रहे हैं? O पर। क्लियर है? तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई इसने आपसे पूछी है, इसकी आपसे। तो देख मेरे भाई, दो तरह से सवाल होता है। एक इसको अपन 5 सेकंड में भी कर सकते हैं और इसको 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, दोनों सीख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये वृत्त का क्या है बताओ? केंद्र। ये भी वृत्त का क्या है? केंद्र। अब पहले वाले की त्रिज्या हमको दे रखी है, बोलो कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R का मान 9 दे रखा है। बोलो हाँ या ना? और स्मॉल r का मान कितना दे रखा है? 4। तो इसका स्मॉल r का मान बोलो कितना सेंटीमीटर है? 4। क्लियर है? तो इसने पूछा इसकी लंबाई बताइए। तो कल भी मैंने ऐसा सवाल करके बताया था, एग्जांपल, कल की वीडियो देखना आप। तो मैंने आपसे कहा था ऐसे स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य। बोले क्या बोलते हैं? अनु। तो इसका नाम है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, या तो आप अनुदैर्घ्य बोल सकते हैं इसको,
या फिर इसको सीधी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीधी। सीधी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अनुदैर्घ्य स्पर्शरेखा का फॉर्मूला मैंने बताया, रूट बोलो क्या था? डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बताया नहीं बताया? और अगर ये अपन को टेढ़ी वाले निकालने थी अनुप्रस्थ, तो हमें पता है चिन्ह माइनस से क्या आता था? इतना था। तो हमने यह सोल्व किया। अब यहाँ पे बताओ डी का मान बताओ भाई, डी का मान अब आपको पता होना चाहिए। सर बताया था कल, ये भी क्या चीज है बताओ? त्रिज्या। और ये भी क्या है भाई? त्रिज्या। जब ये 9 है त्रिज्या, तो ये भी कितनी आएगी? 9। और ये जब 4 की कितनी आएगी? 4। तो 9 और 4 कितने होंगे? 13। 9 और 4 कितने होंगे? 13 हो जाएगा भाई। तो बताओ डी का मान क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस आ गया स्मॉल कैपिटल आर कितना है और स्मॉल आर, तो 9 में से क्या घटाऊंगा? 4। बोलो क्या आएगा भाई? 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब देखो ये आपको एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे, ये तो फॉर्मूला है। तो जोड़ो 13 और 5 18, और 13 में से 5 गए तो 8। तो ये इसका सॉल्यूशन है। समझ आ गया आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख लो, चाहे 169 माइनस 25 लिख दो आप, तो बड़ी बड़ी संख्या जब दिक्कत आएगी वर्क करने में तो ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 13 में से 5 गए तो 8। समझ आएगी? और 18 8 कितना होता है बताओ? 144। और 144 का रूट कितना होता है? 12। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा? वो समझ आया नहीं आया बताइए? तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, सिंपल है। समझ आया नहीं आया? इसका दूसरा भी ट्रिक होता है, जब ये दोनों वृत्त, ध्यान रखना कब लगेगा? जब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं? टच। तो इसके हम डायरेक्ट इसका ट्रिक्स लगा सकते हैं, 2 अंडर रूट में कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, बस। अगर ये दोनों बाह्य टच करते हैं तो ध्यान रखना इसकी सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 लिखो, रूट के अंदर दोनों त्रिज्याओं को क्या कर दो? गुणा कर दो। देखते हैं। 2 लिखा, वो त्रिज्या कौन कौन सी है? 9 और 4। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। 9 गुणा 4 36 हो जाएगा। और 36 का रूट कितना होगा? और 6 किससे होगा? 2 से। और 6 तो नहीं, तो डायरेक्ट आया नहीं आया बताइए? ये इसका शॉर्टकट है। क्लियर है आपको? तो ये भी शॉर्टकट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर टच करता है तो आप ये वाली ट्रिक्स काम में लेना। समझ आ गया? तो ये टच करे तब आपको इस तरह की ट्रिक्स काम लेनी है। ये समझ आ गया आपको? ये वाला क्लियर सभी को? जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उन पर खींची जाने वाली सीधी स्पर्शरेखा या अनुदैर्घ्य स्पर्शरेखा की लंबाई जो होती है, रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और अगर टेढ़ी की पूछता अनुप्रस्थ की, तो चिन्ह किसका आता? प्लस का। समझ आ गया आपको? तो इस बात का ध्यान रखें। एक अभी पूछा गया 2024 में क्वेश्चन है, फिर देखो लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, ये वाला सवाल पढ़िए, इसमें आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसने कहा पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 25, और दूसरे की 35। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले वाला छोटा होगा और दूसरा वाला क्या होगा? बड़ा। क्यों होगा? क्योंकि पहले की 25 है, दूसरे कितनी है? 35। तो भाई इसकी स्मॉल आर तो है, बोलो कितनी? 25 है। और इसका कैपिटल आर बोलो भाई कितना है? 35 है। सही है भाई? अब है। और इन दोनों के केंद्रों के बीच की इसने दे रखी है कितनी? केंद्र के बीच की दूरी बोलो कितनी है? 80। ये डी का मान है कि नहीं है? बोलो यहां तक समझ आया नहीं है बताइए? तो इसलिए पूछा भाई इन वृत्तों की अनुप्रस्थ, बोलो क्या? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ उपरिष्ट स्पर्श रेखा, बोलो अनुप्रस्थ उपरिष्ट स्पर्श रेखा पता है ना आपको? तो हमें पता है अनुप्रस्थ, बोलो क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता है ना? और दूसरा इसने पूछा है अनुदैर्घ्य, बोलो क्या पूछा है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा की क्या पूछी है बताओ? लंबाई का क्या पूछा है? अनुपात। तो दो निकालना पड़ेगा आपको। बोले कौन सी है? अनुप्रस्थ टेढ़ी वाली होती है, और ये कौन सी है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य सीधी वाली होती है। तो वो दोनों याद है कि नहीं अपने? तो मुझे बताओ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला बताओ क्या है? रूट डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। सही है भैया? अनुपात, बोला इसका रूट आ जाएगा, बोलो क्या आएगा? सॉरी, यहाँ अनुप्रस्थ है यहाँ पे, ये चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। अनुप्रस्थ है वाली, अब बोलो यहाँ क्या आएगा?
डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। बस अंतर यही, यहाँ प्लस आता है और ये क्या आता है माइनस। बात समझ आ गई आपको? आप कोई सा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी आपने कहा, इसने कहा 2 रूट आर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कर दो, वो नहीं लग सकता, टच ही नहीं कर रहे। टच करेगा तभी लगेगा वो फॉर्मूला, ध्यान रखना। समझ आएगी बात है? जब दो ग्रह एक दूसरे को टच करेंगे तभी वो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब त्रिज्याओं का योग ही केंद्र के बीच की दूरी होता है उसमें। समझ आएगी क्या? तो यहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ केंद्र के बीच की दूरी दे रखी, बोलो कितनी? 80। और 35 और 25 को जोड़ो, कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। तो नहीं लगेगा। तो इन दोनों का योग इसके बीच की दूरी के बराबर होता तो लगता होता है, जब टच करते ध्यान रखना। समझ आएगा आपको? तो मुझे बता, अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा और ये कौन सी है? अनुदैर्ध्य। इन दोनों का तो कल बताया था मैं वीडियो में। तो यह लगा लो फॉर्मूला, रूट लिख लिया, डी स्क्वायर, डी का मान बताओ कितना है? 80 का स्क्वायर। बोलो किसका स्क्वायर? 80 का। सही है भाई। अब बोलो कैपिटल आर कितनी है? 35 और स्मॉल आर कितनी है? 25। इनको जोड़े, 35 और 25 जोड़े तो बोलो क्या आएगा? 60 का स्क्वायर। सही है भाई। अनुपात। अब यहाँ पे बोलो डी का मान कितना बताओ? 80 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दोनों को जोड़े घटाएंगे, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तो समझ आ गया है। अब ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो 80 में 60 जोड़े तो 140, 140, और 80 में 60 जोड़ा 20, 20 आ जाएगा, रहा है ना अनुपात। और यह बोलो इनको जोड़े तो कितना आएगा? 90। बोला करो। और इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। सही है। अब काट में रेशियो काट दो, रूट से रूट काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कट गया ना भैया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सही है। और रूट से ना काट दो, 2 दूनी 4 का रूट कितना होता है? 2। 9 का रूट कितना होता है? 3। तो आंसर बोलो कितना आएगा? 2:3। कितना आएगा? 2:3। समझ आया नहीं आया बताइए? मैंने एक कैलकुलेशन ऐसे दोबारा देता हूं, यहां तक समझ आया? देखो एक बार इनको जोड़ दो, बोलो 80 में 60 जोड़े दो, और एक बार इन्हें घटाओ तो 20। शाबाश। बोला करो यह कितना आएगा और यह कितना आएगा? अब देखो 2 जीरो से है 2 जीरो काट दिया यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। मतलब क्या रेशो आएगा? 2:3। किसी को दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।